हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है पुनः आपका इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम एमसीक्यू की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे थे और एमसीक्यू की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के अंतर्गत अपने शुरू कर दिया था अधिगम वाला टॉपिक। भाई क्या शुरू कर दिया था? अधिगम वाला टॉपिक शुरू कर दिया था, जो आगामी 2 या 3 दिन में आपके समाप्त हो जाएगा। हर टॉपिक वाइज कर रहे, बाल विकास के कर दिए, संप्रदाय के कर दिए, उत्पत्ति इतिहास के कर दिए। अब अपन अधिगम पे आए, उसके बाद व्यक्तित्व, उसके बाद अभिप्रेरणा, बुद्धि वगैरह, इन सबके क्वेश्चंस 2-2, 3-3 दिन में अपन सोल्व करेंगे, है ना, ताकि एक बार अपना रिवीजन हो जाए। उसके बाद अपन जो है क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा देंगे ताकि आप रफ्तार के साथ आंसर दे सको। आज की क्लास के अंतर्गत थोड़े आपको अप्लाइड क्वेश्चंस मिलेंगे। अब मैं थोड़े थोड़े आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ में जोड़ना चाहता हूं ताकि आपका जो है अवबोध स्तर थोड़ा सा बढ़े और आप प्रश्नों का उत्तर सही दे सको। आपको ध्यान रखना है, नए बच्चों के लिए बता दूं कि जो नए बच्चे जुड़े हैं वो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो है शिक्षा मनोविज्ञान निशुल्क बेस ज्वाइन करके सारे के सारे वीडियोस जो है थ्योरी क्लासेस निशुल्क देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको ई बुक जो है वो आपको कहाँ मिल जाएगी? ई बुक आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं तब भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के क्या कर सकते हो? शिक्षण विधियों को पढ़ सकते हो। और इसकी भी ई बुक जो है वो आपको कहाँ मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम पेज यानी कन्हैया एजू सेंटर के ऊपर मिल जाएगी। और बहुत जल्द जो है इसका भी एमसीक्यू बैच आपके स्टार्ट होने वाला है। चलिएगा, अब अपन बात करते हैं अपने प्रश्नों के सवाल की। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हो सकता है थोड़ी सी दिखने में दिक्कत हो जाए आपको प्रश्न वगैरह, लेकिन ध्यान से देखोगे तो शायद नजर आ जाएगा। मेरे हिसाब से नजर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं जूम कम करो, लेकिन जूम कम करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी दिखने में। चलो कोई बात नहीं, हल्का सा कर देते हैं। देखिएगा क्या प्रश्न आया है। पहला प्रश्न है आज की क्लास का, एक अधेड़ उम्र का पुरुष। अधेड़ उम्र का मतलब क्या हो गया? अधेड़ उम्र का मतलब हो गया यहां पे एक प्रौढ़ पुरुष, है ना, जिसकी उम्र आप लगभग 22-25 साल के बाद की मान सकते हो, प्रौढ़ पुरुष। एक अधेड़ उम्र का पुरुष जीवन को उलझा हुआ, हताश, निराश समझते हुए जीवन जीने की कल्पना छोड़ देता है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एक कोई व्यक्ति है जिसकी आयु क्या है? आपके अधेड़ उम्र का व्यक्ति है। वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति क्या करता है कि उसको जीवन बड़ा उलझा हुआ नजर आता है, जीवन में बड़ा हताश है, जीवन में बड़ा निराश है, और ये समझते हुए जीवन जीने की कल्पना छोड़ देता है कि मुझे अब जीना ही नहीं है ना। तभी घर वालों के द्वारा उसकी शादी करवा दी जाती है, जिससे पुनः जीवन के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। पुरुष को क्या प्राप्त हुआ? सकारात्मक पुनर्बलन मिला, नकारात्मक पुनर्बलन मिला, सकारात्मक अभिप्रेरणा मिली या नकारात्मक अभिप्रेरणा मिली? बताओ इसका आंसर क्या होगा? बड़े कह रहे थे ना अप्लाइड क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो बड़ा शानदार प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूं कि एक अधेड़ उम्र का पुरुष जीवन को उलझा हुआ, हताश, निराश समझते हुए जीवन जीने की कल्पना छोड़ देता है। तभी घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं, जिससे पुनः जीवन के प्रति उनमें प्रेम बढ़ जाता है। उस पुरुष को क्या प्राप्त हुआ? उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिला, उसको नकारात्मक पुनर्बलन मिला, उसको सकारात्मक अभिप्रेरणा मिली या उसको नकारात्मक अभिप्रेरणा मिली? देखिएगा, आपके जो ये प्रश्न पूछा गया है ना मेरे दोस्तों, ये प्रश्न आपके पूछा गया है आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में से पूछा गया। अभी ये प्रश्न जो आया है वो कहां से आया है? आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में से आपके ये प्रश्न पूछा गया है, जो स्किनर ने दिया था। आप सब लोगों को पता है कि स्किनर ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत सबसे ज्यादा पुनर्बलन का प्रयोग किया था। भाई दोस्तों, किसका प्रयोग किया था मेरे दोस्तों? सबसे ज्यादा प्रयोग जो किया था अपने सिद्धांत के अंतर्गत, वो किसका प्रयोग किया था? पुनर्बलन का। यहां पे पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है। पुनर्बलन का अर्थ होता है कि वह तत्व या घटक जिससे अनुक्रिया की संभावना में वृद्धि हो जाए या जिससे अनुक्रिया बढ़ जाए, जिससे अनुक्रिया की संभावना में वृद्धि हो जाए, जिससे अनुक्रिया की संभावना में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? पुनर्बलन कहते हैं। आपको यहां पे ध्यान रखना है कि स्किनर ने आपके 2 प्रकार के पुनर्बलन बताए थे। एक जो आपके पुनर्बलन का प्रकार बताया था
उसका नाम था आपके सकारात्मक पुनर्बलन। एक प्रकार जो बताया था उसका क्या नाम था, तो उसका याद रखना है, उसका नाम था आपके सकारात्मक पुनर्बलन। और एक जो बताया था जिसका नाम था नकारात्मक पुनर्बलन। भाई दो प्रकार के पुनर्बलन बताए थे, एक तो आपके बताया था सकारात्मक पुनर्बलन और एक जो बताया था उसका नाम क्या था, नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन में क्या होगा, तो ध्यान रखना, जब किसी उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर, जब किसी उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर अनुक्रिया में वृद्धि हो जाए, जब किसी उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर यदि अनुक्रिया बढ़ जाती है तो वो क्या कहलाएगा, सकारात्मक। जैसे आप एक बालक को गुड देते हो, वो अगले दिन हैंडराइटिंग में सुधार कर लेता है, ये सकारात्मक पुनर्बलन है। एक बच्चे के 10 में से 7 नंबर आता है, आप उसको शाबाश कहते हो, तो आगे जाकर के उसके अंदर जो होता है वो 8 या 9 नंबर लाने का प्रयास करेगा, ये सकारात्मक पुनर्बलन है। तो पुरस्कार देना, प्रशंसाएं करना, इज्जत देना, फीडबैक देना, ये सब आपके सकारात्मक पुनर्बलन कहलाते हैं। नकारात्मक पुनर्बलन के अंदर क्या घटना घटती है, इसमें उद्दीपक के हटने पर अनुक्रिया बढ़ जाती है। उद्दीपक के हटने पर अनुक्रिया में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, अनुक्रिया में वृद्धि हो जाती है। यानी सकारात्मक के अंदर तो उद्दीपक प्रस्तुत करेंगे तो अनुक्रिया बढ़ेगी, और नकारात्मक में उद्दीपक हटेगा तो अनुक्रिया बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको पहले ही ऐसे के उदाहरण दे रखे, एक व्यक्ति धूप में बाहर जाता है, उसको धूप लगती है तो वो आंखों पर चश्मा लगाता है, तो आंखों पर चश्मा लगाने से धूप हट जाती है, ये नकारात्मक पुनर्बलन है ना। तो इस प्रकार के पुनर्बलन को कहते हैं नकारात्मक पुनर्बलन। तो दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन में उद्दीपक प्रस्तुत करने पर अनुक्रिया में वृद्धि होगी, नकारात्मक में उद्दीपक के हटने पर अनुक्रिया में वृद्धि होगी। अब इस उदाहरण को वापिस समझो जो आपके दे रखा है। देखो यहां दे रखा है कि एक अधेड़ उम्र का कोई पुरुष है जिसे जीवन क्या लग रहा है, बड़ा उलझा हुआ लग रहा है, हताश लग रहा है, और क्या लग रहा है, निराश लग रहा है। मुझे ये बताओ, कोई वो जन्म से तो उदास नहीं था, जन्म से तो निराश नहीं था, जन्म से तो हताश नहीं था, मतलब निराशा, हताशा या उदासीपन जो है बाद में आया है उसके अंदर। पहले तो जीवन जी रहा था, तो वो आगे आपके ब्रेकर के रूप में आ गए। भाई आपके निराशा, हताशा, उदासीनता ब्रेकर के रूप में आ गए कि अब उसके जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है और उसको जीवन जीने की कल्पना ही समाप्त हो जाती है। ऐसे में उसके घर वालों ने क्या कर दी, उसकी शादी करवा दी, जिससे पुनः जीवन के प्रति अचानक से उसका क्या बढ़ गया, प्रेम। मतलब शादी होते ही उसके अंदर जो उदासीनता थी, जो निराशा थी, जो हताशा थी, और जो जीवन नहीं जीने की कल्पना कर चुका था वो हट गई, और जीवन के प्रति प्रेम बढ़ गया कि मुझे जीवन और जीना है। तो बताओ, उद्दीपक के हटने पर अनुक्रिया में वृद्धि हुई, तो बताओ कौन सा पुनर्बलन होगा, नकार। ये मत सोचना कि शादी हो गई तो पत्नी को प्रस्तुत कर दिया तो है ना उद्दीपक आया है यहाँ पे गया कैसे, अरे वो तो आया है, लेकिन ये उद्दीपक हटे जो 3-4 बीच में से आए, तभी तो अनुक्रिया में क्या हुई, आपके वृद्धि हुई। तो यहाँ पे हटने पर वृद्धि हुई है, वहां नहीं समझना है आपको। तो यहाँ पे आपका उत्तर सही हो जाएगा ना, वो हो जाएगा नकारात्मक पुनर्बलन। चैलेंज ये प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर के, या मैंने उत्तर नहीं बताया उसके पहले का स्क्रीनशॉट लेकर के आपके स्टेटस वगैरह पर शेयर कर देना। आपके बच्चे मर्जी हो जहां पर पड़े हो, तुक्का लगा दे अलग बात है, लेकिन उत्तर नहीं निकाल पाएंगे, ये लिख लो। तुक्का लगा ले अलग बात है, भाई तुक्के में सही आ जाता है, लेकिन विधिवत उसका आंसर पता नहीं होगा कि ये सही क्यों है, नहीं समझा सकते बच्चे, क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्न वाकई में बहुत बड़े रूप में, बड़े ढूंढ के निकाला है मैंने, खोज के इसको। और मुझे जब ले रहा था भी बड़ा आनंद आ रहा था, मैंने कहा कि ये प्रश्न पहले नंबर पे ही लेते, भले मैंने कल प्रश्न दूसरा बताया था, इसको पहले नंबर पे ही लेते, बच्चों को भी आनंद आएगा और हल कराने में भी आनंद आएगा। तो बताओ कौन सा होगा, नकारात्मक पुनर्बलन आपका उत्तर सही होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, यह प्रश्न भी देखो आपके वैसे ही है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थोड़े थोड़े करने पड़ेंगे ना, बाकी तो यार अपन आगे कैसे पहुंचेंगे। एक बालक को रात को पढ़ते समय नींद आती है और वह चाय बनाकर पी लेता है, जिससे नींद आना बंद हो जाता है और पढ़ाई निरंतर हो जाती है। उपयुक्त उदाहरण किसका है। भाई देखो, एक बालक है, वो एक कोई बालक है या एक कोई आपके स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, आपके पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर रहा है मतलब क्रिया चालू है, भी क्रिया तो हो रही है, पढ़ाई कर रहा था आराम से बालक,
जब पढ़ाई करते करते उसको अचानक से क्या आने लगी, बताओ, नींद। यानी कि नींद जो है इस पढ़ाई में किसका काम कर रही है, आपके अवरोध का। बताओ, नींद आते ही जैसे उसको नींद आना शुरू हुआ तो पढ़ाई की रफ्तार में क्या आएगी, कमी। पढ़ाई की रफ्तार में क्या आई, उसके कमी। फिर उसने आगे जाकर के आपके क्या कर दिया, चाय बना करके पी ली। भाई क्या बना करके पी ली, आपके चाय बना करके पी ली। बताओ, चाय पीते ही नींद उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी, तो नींद उड़ेगी। नींद उड़ेगी तो पढ़ाई की कमी, जो रफ्तार में जो कमी आई है उसमें वापिस क्या होगी, वृद्धि होगी। तो बताओ, चाय पीने से ये नींद हटी है, चाय पीने से नींद हटी है, मतलब उद्दीपक हटा है तो अनुक्रिया में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो बताओ, उद्दीपक के हटने पर अनुक्रिया में वृद्धि होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सकारात्मक दंड, नकारात्मक दंड, सकारात्मक पुनर्बलन या नकारात्मक पुनर्बलन, उसको हम कहते हैं नकारात्मक पुनर्बलन। दंड और पुनर्बलन दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। हाँ, दंड हमेशा व्यक्ति को कमजोर करता है, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाता है, इससे अनुक्रिया बढ़ने की संभावना में क्या हो जाती है मेरे दोस्तों, वृद्धि हो जाती है। तो यहां पे हटा है तो इसका मतलब ये कौन सा पुनर्बलन कहलाएगा, आपके नकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगा। बढ़िया प्रश्न था। ये उदाहरण मैंने आपको पढ़ाते समय भी दिया था, जब मैं स्किनर का सिद्धांत आपको थ्योरी क्लासेस में पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको इसका उदाहरण दिया था कि इसके अंतर्गत ऐसा ऐसा होता है। सेम उदाहरण मैंने दिया था जब नकारात्मक पुनर्बलन आपको समझा रहा था। देखो, एक प्रश्न आया है आपके, गिनती पहाड़े वर्णमाला आदि सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ट्राई एंड एरर थ्योरी या रीइंफोर्समेंट थ्योरी। देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी तो आपके किसने दी थी, पावलोव के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, तो ये तो आपके पावलोव के द्वारा दी गई थी, या अपन इसको क्या कह सकते हैं, ये किसके द्वारा दी गई थी, आपके, हाँ, पावलोव के द्वारा। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपके दी गई थी जिस विद्वान का नाम था आपके स्किनर। ट्राई एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो ट्राई एंड एरर थ्योरी आपके दी है थॉर्नडाइक ने। किसने दी है, थॉर्नडाइक ने। रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी, तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी है आपके C.L. हल ने। भाई किसने दी है, आपके C.L. हल ने दी है। अब आपको यह पूछा गया है कि गिनती पहाड़े वर्णमाला सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो आपकी पूरी की पूरी किस पर निर्भर करती है मेरे दोस्तों, अनुबंधन पर। किस पर निर्भर करती है, आपके अनुबंधन पर। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, वो किसके ऊपर दिया गया है, आपके पुनर्बलन पर। ट्राई एंड एरर थ्योरी में जोर किसके ऊपर दिया गया है, अभ्यास पर, बालक अभ्यास से सीखेगा। रीइंफोर्समेंट थ्योरी में जोर किसके ऊपर दिया गया है, आवश्यकता पर। यह आपको ध्यान रखना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग का पूरा संबंध अनुबंधन से है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का पुनर्बलन से है, ट्राई एंड एरर थ्योरी का अभ्यास से है, और रीइंफोर्समेंट थ्योरी का किसके साथ में है, तो इसका संबंध किसके साथ में है, आपकी आवश्यकता के साथ में है। अब प्रश्न पूछा, गिनती पहाड़े सीखना। बताओ, मैं आपके सामने ये लिखता हूं, ऐसा अक्षर लिखता हूं, और बच्चे को पहली बार में इधर अंगुली करके कहता हूं, एक ध्वनि जा रही है, इधर अंगुली, एक ध्वनि जा रही है, अंगुली, मतलब ध्वनि के साथ में इस आकृति का वो क्या करेगा, अनुबंधन करेगा। क्या करेगा, अनुबंधन। तो गिनती सिखाओ, पहाड़े सिखाओ या वर्णमाला सिखाओ, ये सभी के सभी आपके किसके ऊपर निर्भर करते हैं, ये सारे के सारे आपके पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर निर्भर करते हैं। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त भी आपको एक दो बातों का और ध्यान रखना है क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। क्या ध्यान रखोगे, देखो, एक तो इस अनुबंधन के द्वारा आप बालकों में अच्छी आदतों का विकास कर सकते हो। अच्छी आदतों का क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपके अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है, और यहाँ पे बुरी आदतों का त्याग भी कराया जा सकता है। बुरी आदतों का क्या कराया जा सकता है, बुरी आदतों का त्याग कराया जा सकता है। ध्यान रखना, एक आपको ध्यान रखना, एक शिक्षक के द्वारा क्लास में पढ़ाते समय
जब सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो ये सहायक सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना भी, सहायक सामग्री का क्या करना दोस्तों, सहायक सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना भी आपके किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो भी वो आपके क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के आधार पर माना जाएगा कि ये सिद्धांत भी आपके क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का ही होगा। ये आपको क्या रखना है, इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। बाकी जो जैसे जैसे आगे आएगा मैं आपको पढ़ा दूंगा। ये अच्छा प्रश्न है। एक कैरम खेलने वाला बालक गोल्फ खेलना सीखना चाहता है, उसमें स्थानांतरित होने वाला अधिगम या उसमें स्थानांतरित होने वाला ज्ञान क्या कहलाएगा। देखो एक बालक है, इसको इधर ले लेता हूं प्रश्न को। एक बालक है, एक कोई स्टूडेंट है या एक कोई बालक है, उस बालक को क्या खेलना आता है, तो दोस्तों उस बालक को एक गेम खेलना आता है जिसको कहा जाता है कैरम, है ना, कैरम खेलता है। वो बालक चाहता है कि मैं भविष्य में क्या सीखूं, तो वो बालक भविष्य में गोल्फ सीखना चाहता है ना। दोनों के अंदर सेम सिचुएशंस होती है। कैरम में भी वही जो है आपके कोना बना होता है, तो वहां से आपको जो है स्टिकर के द्वारा जो है आपके जो भी व्हाइट ब्लैक कलर की जो कॉइन्स वगैरह होते हैं उनको क्या करना होता है, वो गड्ढे में गिराना होता है। ठीक उसी तरीके से भी गोल्फ के अंदर भी एक बॉल होती है, लेकिन उसको मार करके गड्ढे तक क्या करना होता है, पहुंचाना होता है। मतलब निशाना तो दोनों के अंदर लगाना ही है। इसमें भी निशाने की जरूरत पड़ती है, उसमें भी निशाने की जरूरत पड़ती है। अब आपको मैं यहां पे बता दूं मेरे दोस्तों कि ये सकारात्मक नकारात्मक शून्य होगा या क्या होगा। आपको यहां पे ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। थोरनडाइक ने आपके टोटल 8 नियम बताए थे। थोरनडाइक ने टोटल कितने नियम बताए थे, आपके 8 नियम बताए थे। इस 8 नियम में से 3 तो थे आपके मुख्य नियम और 5 थे आपके गौण नियम। टोटल अपने सिद्धांत में कितने नियम बताए थे, 3 तो आपके मुख्य नियम बताए थे और 5 कितने बताए थे, आपके गौण नियम। इसी गौण नियम में से बताई थी आपके एक नियम आता है जिसको कहा जाता है सादृश्यता का नियम। कौन सा नियम बताया था मेरे दोस्तों, सादृश्यता का नियम। इसी सादृश्यता के नियम में इन्होंने एक बात बताई थी कि बालक का जो पूर्व ज्ञान होता है ना, वो पूर्व ज्ञान बालक के नवीन ज्ञान को प्रभावित करता है। नवीन ज्ञान को क्या करेगा, पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को आपके प्रभावित करता है। ये ध्यान रखना कि आपका जो पूर्व ज्ञान है वो आपके नए ज्ञान को सीखने में क्या करता है, प्रभाव छोड़ता है या नए ज्ञान को सीखने में प्रभाव उत्पन्न करता है। इन्होंने कहा कि पूर्व ज्ञान आपके नवीन ज्ञान के ऊपर, नवीन ज्ञान को 3 तरीके से प्रभावित कर सकता है। कौन कौन से तरीके से कर सकता है, एक तरीका इन्होंने बताया था जिसका नाम था आपके सकारात्मक स्थानांतरण, एक बताया था आपके नकारात्मक और एक आपके बताया था जिसको अपन क्या कहते हैं, शून्य। टोटल कितने प्रकार बताए थे, तो इन्होंने 3 बताए थे, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, सकारात्मक के अंदर क्या होता है, सकारात्मक के अंदर आपका पूर्व ज्ञान जो होता है वो आपके नवीन ज्ञान में सहयोग करता है। नवीन ज्ञान में आपकी क्या करेगा मेरे दोस्तों, मदद करेगा या आपकी सहयोग करता है। ये आपको ध्यान रखना। जैसे आपको साइकिल चलाना आता है तो मोटरसाइकिल चलाना सीखते हो तो ये सकारात्मक स्थानांतरण होगा। किसी को घूमर आता है वो कथक सीखता है, ये सकारात्मक स्थानांतरण होगा। किसी को संस्कृत की ग्रामर आती है वो हिंदी की ग्रामर सीखता है, ये सकारात्मक स्थानांतरण होगा। तो जब आपका पूर्व ज्ञान आपके नए ज्ञान को सीखने में सहयोग करेगा तो वो कौन सा कहलाएगा, तो वो सकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। नकारात्मक में क्या होता है, नकारात्मक में आपका जो पूर्व ज्ञान होता है ना वो आपके नवीन ज्ञान में बाधा उत्पन्न करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। नए ज्ञान में क्या उत्पन्न करेगा, आपके अवरोध उत्पन्न करेगा। अवरोध उत्पन्न करने का मतलब क्या होगा, ब्रेकर बनाएगा, बीच बीच में क्या करेगा, आपके ब्रेक बनाएगा। जैसे अपन बात करें कि मैं कहता हूं कि भारत में कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना सीखा है, फिर वो वेस्टर्न कंट्री में जाकर के गाड़ी चलाएगा, तो यहां पे सिस्टम पूरा उल्टा होता है, जिसकी वजह से आपका पहला सीखा गया ज्ञान आपके नए ज्ञान में ब्रेकर बनाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, या अवरोध बनाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। शून्य में क्या होता है कि का जो पूर्व ज्ञान है ना वो आपके पूर्व ज्ञान आपके नवीन ज्ञान में, आपका जो पूर्व ज्ञान है वो आपके नवीन ज्ञान में न तो आपके क्या करेगा, सहयोग
और नई आपके क्या उत्पन्न करेगा, अवरोध। यानी कि न तो वो आपके किसी भी प्रकार की मदद कर रहा है और न ही वो किसी भी प्रकार के आपके उसके अंदर अवरोध पैदा कर रहा है, उसको कहेंगे शून्य स्थानांतरण। ये तीन इन्होंने बताए थे, यहीं से प्रश्न बना है। अब बताओ कैरम के अंदर जो उस बालक ने निशाना लगाना सीखा कि किसी भी चीज को कितनी गति से और कितनी तेज से मारा जाए कि वो उस तक पहुंच जाए, तो गोल्फ में दूरी भले ही ज्यादा होगी, बॉल से मारना पड़ेगा, लेकिन उसको गति और दिशा का तो पूरा का पूरा क्या है, ज्ञान है। तो यहां पे कैरम में जो उसने निशाना लगाना सीखा है, गोल्फ सीखते समय वो ज्ञान यहां पे क्या होगा, स्थानांतरित होगा, उसके मदद करेगा, उसका सहयोग करेगा। तो आपको ध्यान रखना है यहां पे स्थानांतरण जो होगा वो कौन सा होगा मेरे दोस्तों, सकारात्मक स्थानांतरण होगा, न कि नकारात्मक होगा, न शून्य होगा। ये एक बड़ा प्रश्न है, ध्यान रखना। मैंने आपको ये बताया था, ये बड़ा प्रश्न है। कैरम सीखने वाला बालक यदि गोल्फ सीखता है तो बताओ अधिगम में कौन सा स्थानांतरण कहलाएगा, तो सकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। अभी आप शुरू हुए हो, मैं अप्लाइड प्रश्न अपने जैसे लेकर के नहीं आया हूं, तुम वेट करो। जिस दिन मैं अपने अप्लाइड प्रश्न लेकर के आ जाऊंगा, जब ये टॉपिक वाले क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, मैंने आपको कहा ना मैं 8-10 दिन में सारी ऑफलाइन क्लासेस से फ्री हो रहा हूं, फिर सारा समय आप ही को दूंगा। पूरा 1 महीना मैं आपको समर्पित कर रहा हूं कि सारे ऑफलाइन काम छोड़ दूंगा, केवल मेरे फ्री पढ़ने वाले बच्चों के लिए रहेगा 1 महीना। तो आपके लिए दूंगा, उस वक्त देखना जब मैं आपको क्वेश्चंस ला करके दूंगा, आप खुद आश्चर्य करोगे। ऐसे ऐसे प्रश्न ला करके दूंगा कि आपके एग्जाम में आने वाले अप्लाइड प्रश्न तो आपको कचरा लगेंगे, तो ये छोटे हैं, इससे भारी भारी तो हम करके आए हैं, है ना। सारे कंफ्यूजन्स आपके वहीं से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। मस्त रहो आप। यहां पे आपका कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। हमें किसी से सीखना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमने मनोविज्ञान को जो है किस तरीके से सीखा है, या हम मनोविज्ञान को किस तरीके से समझते हैं, तो हमें किसी दूसरों के उदाहरणों की आवश्यकता ही नहीं होती। हम उदाहरण खुद ही बना लेते हैं, है ना। हमें पता है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, और जैसे जैसे एग्जाम्पल्स बनाएंगे वैसे वैसे आपको लगता जाएगा कि ये तो पहली बार देखा है, ऐसा एग्जाम्पल तो पहले कभी था ही नहीं। ऐसा भी होगा। चलिएगा, एक प्रश्न आया है, एक बालक के समक्ष भोजन रखा जा सकता है किंतु उसे जबरन भोजन कराया नहीं जा सकता, उपयुक्त उदाहरण किस नियम पर आधारित है। यह आपके थोरनडाइक के सिद्धांत का प्रश्न आया है। अब देखो इसका उत्तर आपको कैसे देना है। देखो आप उत्तर तो खैर दे दोगे क्योंकि मैंने यह समझा भी रखा है। देखो आपको पता है कि थोरनडाइक ने जो प्रयोग किया था वो किसके ऊपर किया था, आपके बिल्ली के ऊपर किया था। और बिल्ली को एक पिंजरे में बंद करके, पजल बॉक्स के अंतर्गत बंद करके यहां लीवर लगा दिया गया और बाहर भोजन के रूप में इन्होंने मृत मछली को रख दिया था। बिल्ली को भूख लगती है, तो भूख लगने से उसके अंदर एक तनाव आता है, एक चालक तनाव आता है, जिसका नाम क्या दे दिया इन्होंने, चालक। तनाव को अपन क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। इसको स्किनर ने प्रणोद कहा है। इसी चालक से वो अनुक्रिया करनी प्रारंभ करती है और अनुक्रिया प्रारंभ करने के बाद ही वो लीवर तक पहुंचती है और एक्सीडेंटल उसका पांव लीवर पर लगता है और दरवाजा खुल जाता है। ऐसे बिल्ली रोज अभ्यास करती है, रोज गलतियां करती है, लेकिन अभ्यास की संख्या बढ़ने के साथ साथ उसकी गलतियां कम हो जाती है और बिल्ली एक ही बार में इस लीवर तक जाना या भोजन तक पहुंचने का रास्ता क्या कर लेती है, आपके सीख लेती है ना। अब आपको यहां पे देखना है कि भूख लगी तभी उसने क्या किया, आपके क्रिया किए। तो यहां से इन्होंने एक नियम दिया था जिसका नाम था तत्परता का नियम। थोरनडाइक के 3 मुख्य नियम में से एक मुख्य नियम आता है जिसका नाम है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अधिगम तभी कराया जा सकता है जब उसके अंदर चालक हो। अधिगम कब कराया जा सकता है, जब उसके अंदर चालक हो, जब उसके अंदर ड्राइव हो। अगर ड्राइव नहीं है तो उसके अंदर क्या नहीं आएगी, तत्परता नहीं आएगी, और तत्परता नहीं आएगी तो उसको खींच उत्पन्न होगी। कोई भी काम यदि जबरन कराया जाता है तो उसमें खींच उत्पन्न होती है, संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती। यदि संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होगी तो वो उस अधिगम को सही तरीके से या स्पष्ट तरीके से पूर्ण रूप से निष्पादित नहीं कर पाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो तत्परता का नियम कहता है कि सिखाया तभी जाएगा। उदाहरण था ना, घोड़े को जबरदस्ती पकड़ के ले जाओ, सरोवर पर ले जाओ, पानी नहीं पिला सकते हो। बच्चे को जबरदस्ती पकड़ के क्लास में बिठा तो जबरदस्ती पढ़ा नहीं सकते हो। ठीक उसी तरीके से बालक के समक्ष आप भोजन रख सकते हो लेकिन जबरदस्ती करा नहीं सकते। क्यों नहीं करा सकते भाई, भोजन तो तभी करेगा ना जब उसके अंदर भूख लगेगी। भूख लगेगी तो चालक आएगा, चालक आएगा तो भोजन कर लेगा वो। तो ये कौन सा नियम होगा, तत्परता का नियम। कौन सा नियम होगा मेरे दोस्तों, तत्परता का नियम। एक इन्होंने बताया था आपके मुख्य नियम के अंतर्गत, वो था आपके अभ्यास का नियम।
ये कहते हैं कि यदि आपने कोई कार्य या कोई अधिगम अभ्यास के द्वारा किया है, किसके द्वारा अधिगम कर रखा है आपने, यदि आपने अभ्यास के द्वारा यदि कोई अधिगम कर रखा है तो वो अधिगम आपका मजबूत होगा, वो अधिगम क्या होगा, आपका मजबूत होगा। आगे जाकर के इसमें इन्होंने संशोधन भी किया था इस नियम के अंतर्गत, और संशोधन करके बताया था कि यदि आप सीखे गए अधिगम को समय समय पर प्रयोग में लाते रहोगे तब तो आपका अधिगम क्या रहेगा, मजबूत। लेकिन यदि आपने इसको प्रयोग करना क्या कर दिया दोस्तों, बंद कर दिया, तो धीरे धीरे आपका अधिगम भी क्या होने लग जाएगा, कमजोर होने लग जाएगा। भूलोगे तो नहीं, क्योंकि भूल गए तो फिर अधिगम ही नहीं है, अधिगम में तो अस्थायी परिवर्तन होते हैं। भूलोगे नहीं, लेकिन अधिगम क्या हो सकता है, तो अधिगम हल्का फुल्का क्या हो सकता है मेरे दोस्तों, कमजोर हो सकता है, पहले जैसा नहीं रहेगा, उसमें हल्की फुल्की क्या आ जाएगी, आपके कमी आ जाएगी। तो प्रयोग क्या कर देगा व्यक्ति, यहां पे बंद कर देगा। यह आपके अभ्यास का नियम है। तीसरा आपके मुख्य नियम के अंतर्गत एक आता है जिसका नाम है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है मेरे दोस्तों, यह कहते हैं कि यदि आप अनुक्रिया के बाद सकारात्मक प्रभाव देते हो, प्राणी कोई अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया के बाद यदि उसको प्रभाव कैसा मिलता है, अनुक्रिया के बाद यदि उसको आपके सकारात्मक प्रभाव मिलेगा तब तो प्राणी उस अनुक्रिया को दोहराएगा, यानी कि उस अनुक्रिया की क्या करेगा, पुनरावृत्ति करेगा। लेकिन यदि आपके उसके अंतर्गत आपके सकारात्मक प्रभाव न मिलकर के नकारात्मक प्रभाव मिलेगा तो वो अनुक्रिया की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं करेगा, या अनुक्रिया को वापस क्या नहीं करेगा, आपके दोबारा नहीं दोहराएगा। पुनरावृत्ति जो है वो यहां पे नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखने की, अनुक्रिया को वापस दोहराएगा नहीं, पुनरावृत्ति नहीं करेगा। आगे जाकर के इन्होंने इसमें संशोधन भी किया था और संशोधन करके बोला कि ये तो सही है कि सकारात्मक प्रभाव मिलने पर अनुक्रिया की पुनरावृत्ति होगी, पर यह कोई जरूरी नहीं है कि नकारात्मक प्रभाव मिलने पर आपके जो है प्रक्रिया को नहीं दोहराया जाए। इसको संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। और आपके अभ्यास के अंतर्गत आपके कौन सा आया था, तो उसको प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। ये आपके तीन बताए थे, मनोवृत्ति इनके गौण नियम में था जिसको बाद में देखेंगे। तो कौन सा विकल्प यहां पे सही हो जाएगा, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला आंसर यहां पे क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। चलिएगा एक प्रश्न और आता है, आवश्यकता की कमी से उत्पन्न होने वाले तनाव जिससे प्राणी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है वो क्या कहलाता है, उद्दीपक, प्रणोद, अभिप्रेरणा या उत्तेजक। देखो यह कहलाएगा प्रणोद। आपको ध्यान रखना एक शब्द आता है जिसको अपन कहते हैं, अंग्रेजी में तो कहेंगे ड्राइव। भाई क्या कहेंगे, ड्राइव। ड्राइव के यहां पे दो अर्थ होते हैं, एक तो यहां पे ड्राइव को कहा जाएगा प्रणोद या अंतर्नोद, और इसी को कहा जाता है चालक। चालक ध्यान रखना, आपके थोरनडाइक ने तो ड्राइव को किस नाम से पुकारा है, आपके चालक, और स्किनर ने क्या कहा है, तो स्किनर ने इसको क्या कहा है, आपके प्रणोद या अंतर्नोद। इन सब का अंग्रेजी मीनिंग एक ही होगा कि ड्राइव होता है, और इसी के कारण व्यक्ति के अंदर उत्तेजना आती है और इसी उत्तेजना से व्यक्ति क्रियाशील होता है और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसित होता है और लक्ष्य के प्रति व्यवहार करना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। इसी उत्तेजना की वजह से जो है बालक ऐसा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उद्दीपक क्या है, तो उद्दीपक आपके वातावरण में उपस्थित ऐसे घटक या ऐसे तत्व होते हैं जिसको प्राणी प्राप्त करना चाहता है, यानी कि उद्दीपक तक जाने के लिए हमें प्रणोद की आवश्यकता होती है। हमारे अंदर प्रणोद होगा तो हम लक्ष्य तक जाएंगे। ये चालक करता क्या है, तो चालक से जो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होता है, उस तनाव से हमारे अंदर अभिप्रेरणा आती है, उस तनाव से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। ध्यान रखना, अभिप्रेरणा आवश्यकता की कमी से ही आती है, चालक से ही अभिप्रेरणा मिलती है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चालक के कारण हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम लक्ष्य के प्रति व्यवहार करना क्या कर देते, शुरू कर देते। तो यहां पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा बताओ, तो यहां पे आपके प्रणोद नाम का विकल्प क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। क्लियर। चलिएगा एक प्रश्न आया है आपके, बहुत अच्छा। सकारात्मक सजा व्यवहार और नकारात्मक सजा व्यवहार दोनों के अंदर आपके डेस डेस दे रखा है। दोनों के अंदर क्या दे रखा है मेरे दोस्तों, दोनों के अंदर आपके डेस डेस क्या कर रखा है, दे रखा है। अब आपको विकल्प के आधार पर इसको क्या करना है मेरे दोस्तों, भरना है।
किसके आधार पर भरना है मेरे दोस्तों? विकल्प के आधार पर इसको क्या करना है, आपको सही करना है। बताओ कौन सा विकल्प यहां पे सही होगा? सकारात्मक सजा। सजा का मतलब यहां पे क्या हो गया? दंड। सकारात्मक सजा हो या नकारात्मक सजा हो, दंड। दंड, सकारात्मक सजा मजबूत व्यवहार को मजबूत करता है और नकारात्मक सजा भी मजबूत करती है। सकारात्मक सजा व्यवहार को कमजोर करती है और नकारात्मक सजा भी व्यवहार को कमजोर करती है। नकारात्मक सजा व्यवहार को मजबूत करती है और नकारात्मक सजा कमजोर करती है ना। सकारात्मक सजा व्यवहार को कमजोर करती है और नकारात्मक मजबूत करती है। आप बताओ क्या होगी? मैंने कहा कि दंड कोई भी हो, दंड और पुनर्बलन दो अलग चीज है। दंड देने पर अनुक्रिया के रुकने की संभावनाएं बढ़ जाती है और पुनर्बलन देने पर अनुक्रिया के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, यानी कि अनुक्रिया में क्या हो जाती है? आपके वृद्धि हो जाती है, या अनुक्रिया क्या हो जाती है? आपके बढ़ जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। अनुक्रिया में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है भाई, नकारात्मक सजा हो तब भी आपका जो का व्यवहार जो होगा कमजोर होगा, और चाहे नकारात्मक सजा होगी तब भी व्यवहार क्या होगा? कमजोर होगा। मतलब सजा देने पर व्यवहार हमेशा क्या हो जाता है? दंड से हमेशा व्यवहार आपके कमजोर हो जाता है। ये ध्यान रखना, चाहे सकारात्मक दंड हो चाहे नकारात्मक दंड हो, दोनों दंड के अंदर आपके व्यवहार में क्या देखी जाएगी मेरे दोस्तों? कमी देखी जाएगी। बी वाला ऑप्शन यहां पे क्या होगा? आपके सही होगा। देखो, यदि हम, एक प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। एक प्रश्न है, यदि हम हर बार वांछित प्रक्रिया को सुदृढ़ करते हैं तो हमें इसका उपयोग कर रहे हैं, हम किसका उपयोग कर रहे हैं? देखो, पुनर्बलन और सुदृढ़ीकरण एक ही होता है, ध्यान रखना। पुनर्बलन को ही अपन क्या कहते हैं? तो पुनर्बलन को ही आपके कहा जाता है सुदृढ़ीकरण। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? सुदृढ़ीकरण। अब ये क्या कह रहा है तो इसको समझो। इन्होंने ये कहा कि यदि हम हर बार वांछित प्रक्रिया को सुदृढ़ करते हैं तो हम इसका उपयोग कर रहे हैं। निरंतर सुदृढ़ीकरण यानी कि निरंतर पुनर्बलन का, वृद्धिशील सुदृढ़ीकरण यानी वृद्धिशील पुनर्बलन का, आंतरिक सुदृढ़ीकरण यानी कि आंतरिक पुनर्बलन का, आकस्मिक सुदृढ़ीकरण यानी कि आकस्मिक पुनर्बलन का। अब यहां पे देखो, आपको पता है कि स्किनर ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत सुदृढ़ीकरण की सूचियां या आपके पुनर्बलन की अनुसूचियां बताई। पुनर्बलन की क्या बताई मेरे दोस्तों? अनुसूचियां। सुदृढ़ीकरण या किसकी? आपके पुनर्बलन की क्या बताई थी? अनुसूचियां बताई थी। इन्होंने क्या बताया तो इसको समझिए। इन्होंने बताया था आपके कि पुनर्बलन की दो अनुसूचियां होती है, एक तो होती है सतत और एक होती है आपके आंशिक। एक तो होती है सतत और एक कौन सी होती है? आंशिक। सतत का मतलब होता है जब किसी बालक को प्रत्येक क्रिया पर पुनर्बलन दिया जा रहा है, यानी कि बालक जितने प्रश्न का उत्तर दे रहा है हर बार आप शाबाश कह रहे हो, तो ये आपका कौन सा पुनर्बलन कहलाएगा? सतत पुनर्बलन। प्रत्येक क्रिया पर यदि उसको पुनर्बलन दिया जा रहा है तो वो सतत कहलाएगा। आंशिक में क्या होता है? किसी किसी क्रिया के ऊपर आपके पुनर्बलन दिया जाता है। ध्यान रखना, प्रश्न ये कह रहा है कि हम हर बार वांछित प्रतिक्रिया यानी कि हर बार सही प्रक्रिया के ऊपर सुदृढ़ कर रहे हैं, यानी कि पुनर्बलन दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? तो बताओ, हम सतत पुनर्बलन का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि अपन निरंतर सुदृढ़ीकरण का क्या कर रहे हैं? आपके प्रयोग कर रहे हैं। कभी कभी करते तो आंशिक का होता। आपको ये ध्यान रखना, ये आंशिक पुनर्बलन भी आपके वापिस दो प्रकार का होता है। एक आपके होता है अंतराल आंशिक पुनर्बलन भी। कौन सा कहलाएगा? तो एक आपके होता है जिसको कहा जाता है अंतराल आंशिक पुनर्बलन, और एक आपके जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो एक आपके होता है उसको कहा जाता है अनुपात आंशिक पुनर्बलन। कौन कौन सा कहा जाएगा? एक तो आपके अंतराल और एक आपके कौन सा कहा जाएगा? अनुपात। ध्यान रखना, अंतराल आंशिक पुनर्बलन जो होता है यह आपके समय के आधार पर दिया जाता है। किसके आधार पर? समय के आधार पर दिया जाएगा, समय के आधार पर। अनुपात आंशिक पुनर्बलन जो होता है वो आपके संख्या के आधार पर दिया जाता है। भाई, किसके आधार पर दिया जाता है? तो ये आपके संख्या के आधार पर दिया जाएगा। ये अंतराल वापिस आपके दो भागों का होता है। एक जो होता है उसको कहा जाता है निश्चित अंतराल।
जब कोई निश्चित समय में पुनर्बलन दिया जाएगा तो वो निश्चित अंतराल कहलाएगा। एक होता है परिवर्तित अंतराल, यदि कोई पुनर्बलन बदल बदल करके दिया जाएगा तो वो आपके परिवर्तित अंतराल कहलाएगा। ये ध्यान रखना। आपके जो अनुपात होता है वो भी वापस कितने प्रकार में बटा होता है? दो। एक तो होता है निश्चित अनुपात, जब कोई निश्चित संख्या के ऊपर पुनर्बलन दिया जाएगा तो वो निश्चित अनुपात कहलाएगा। और एक होता है आपके परिवर्तित अनुपात, यदि आपके बदल बदल करके दिया जाएगा तो वो कौन सा कहलाएगा मेरे दोस्तों? वो कहलाएगा आपके परिवर्तित अनुपात। ये आपके पुनर्बलन की अनुसूचियां किसके द्वारा बताई गई थी? तो ये आपके स्किनर के द्वारा बताई गई थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अपन देखें तो यदि हम हर बार वांछित प्रक्रिया को सुदृढ़ करते हैं तो हम किसका उपयोग कर रहे हैं? तो अपन निरंतर पुनर्बलन का उपयोग कर रहे हैं, या निरंतर सुदृढ़ीकरण का क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों? प्रयोग कर रहे हैं। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्लियर? चलिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है? कौन से पुनर्बलन में प्राणी को पलायन तथा परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं? देखो, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप ये मान करके चलना, बड़ा अच्छा प्रश्न है ना। पलायन और परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं। देखो, पलायन का मतलब क्या होता है? यहां पे ऐसे समझो, पलायन का मतलब होता है आपकी स्थिति में परिवर्तन करना, या पलायन का मतलब होता है छोड़ देना, है ना। आपके पलायन का मतलब क्या होता है? कि जगह को छोड़ देना। जैसे अपन कहते हैं कि व्यक्ति गांव छोड़ करके कहां आ गए, तो व्यक्ति आपके गांव छोड़ करके कहां आ गए? तो गांव छोड़ करके आपके शहर आ गए। मतलब गांव से शहर की ओर इन्होंने क्या कर दिया? आपके पलायन कर दिया। अब यदि कोई भी व्यक्ति पलायन कर रहा है तो वो आपको यहां बताना है कि वो कौन सी अनुक्रिया कर रहा है, कौन सा पुनर्बलन है ना। धनात्मक पुनर्बलन है, ऋणात्मक है, क्रियात्मक है, या पलायनवादी? तो पलायनवादी या क्रियात्मक पुनर्बलन तो कुछ होता ही नहीं है। पुनर्बलन दो ही प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। मैंने आपको बताया था कि जब किसी उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर यदि अनुक्रिया की वृद्धि होगी तो वो धनात्मक होगा, और किसी उद्दीपक के हट जाने पर अनुक्रिया की वृद्धि होगी तो वो कौन सा होगा? आपके नकारात्मक होगा, है ना। मैंने आपको ये बताया था। अब यहां पे देखो, व्यक्ति बताओ, पलायन का मतलब क्या हो गया? कि गांव में व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो छोड़ करके कहां आ गया? शहर में। बताओ, शहर में आते ही उसकी अनुक्रिया में वृद्धि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। कब? गांव के हटने पर शहर में आया तो अनुक्रिया की वृद्धि हुई। मतलब यहां पे उद्दीपक हटा है तो कौन सा होगा? बताओ, ऋणात्मक। कौन सा होगा मेरे दोस्तों? ऋणात्मक पुनर्बलन माना जाएगा। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं दोस्तों कि जब जब आपको ये चीज समझ में नहीं आए कि नकारात्मक है कि सकारात्मक है, तो आप नकारात्मक पुनर्बलन को ज्यादा सही करने का प्रयास करना, क्योंकि सकारात्मक पुनर्बलन तो इजीली पहचान में आ जाता है। कोई उदाहरण आपको कंफ्यूज कर रहा है या किसी उदाहरण का कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है। ऐसी परिस्थिति में आपको जो है इन पुनर्बलन का क्या लेना है मेरे दोस्तों? सहारा लेना है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिएगा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भोजन, पैसा और प्रशंसा आदि क्या है? भोजन, पैसा और प्रशंसा आदि क्या है? ये आपके सामाजिक पुनर्बलन है, धनात्मक पुनर्बलन है, या ऋणात्मक या क्रियात्मक? इन दोनों को तो काट दो, धनात्मक होगा या नहीं? भोजन भी आपका कौन सा है? एक तरीके से धनात्मक होगा। पैसा भी कौन सा होगा? धनात्मक। प्रशंसा भी कैसी होगी? धनात्मक, है ना। इसके करने से ही व्यक्ति के अंदर क्या होती है? अनुक्रिया में वृद्धि हो जाती है। तो ये दोनों तीनों जो आपके माने जाएंगे वो कौन से माने जाएंगे? धनात्मक। इसमें कोई आपको कंसेप्ट को समझने की भी आवश्यकता नहीं है। बताओ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? मानसिक, शारीरिक, ऐच्छिक या सामाजिक? देखो, ध्यान रखना, आपको यहां पे ध्यान रखना है कि आपके जो पावलव था और यहां पे आपके एक स्किनर था, दोनों ने आपके सिद्धांत अलग अलग ही दिए। पावलव ने अपना सिद्धांत दिया, स्किनर ने अपना सिद्धांत दिया। लेकिन दोनों ने बात किसके ऊपर की? तो दोनों ने आपके अनुबंधन पर बात की। भाई, स्किनर भी आपके अनुबंधन पर बात करता है, पावलोव भी किसके ऊपर बात करता है? अनुबंधन पर। दोनों में अंतर क्या है?
पावलोव आपके अनैच्छिक व्यवहार पर बल देता है। कौन से व्यवहार पर बल देता है? आपके अनैच्छिक व्यवहार पर बल देता है। जबकि स्किनर आपके किसके ऊपर बल देता है? तो स्किनर आपके ऐच्छिक व्यवहार पर बल देता है। कौन से व्यवहार पर बल देगा? तो ये आपके ऐच्छिक व्यवहार पर बल देता है। फिर आपको ध्यान रखना, पावलोव आपका अनुबंधन जो करवाता है वो आपके नियंत्रित वातावरण में करवाता है। कौन से वातावरण में करवाता है? तो ये आपके अनुबंधन नियंत्रित वातावरण में करवाता है। जबकि आपके स्किनर जो है वो अनुबंधन करवाता है वो कौन से वातावरण में करवाता है? तो वो आपके स्वतंत्र वातावरण में करवाता है। फिर कौन से वातावरण में अनुबंधन करवाता है? तो क्या बताओगे? ये आपके स्वतंत्र वातावरण में क्या करवाएगा? अनुबंधन करवाएगा। यानी स्किनर आपकी ऐच्छिक व्यवहार पर बल देता है। सी वाला सही है। और यही प्रश्न यदि स्किनर की जगह पर किसका नाम लगा करके पूछ लिया जाए, स्किनर की जगह पे यदि पावलोव का नाम लगा करके पूछ लिया जाए तो आप कौन सा बताओगे? अनैच्छिक बताओगे। ये ध्यान रखना। अनुबंधित तथा अनअनुबंधित उद्दीपक एक साथ किसमें दिए जाते हैं? कल मैंने आपको बताया था कि अनुबंधन के आपके यहां पे टोटल 4 प्रकार होते हैं। मैंने कल ही बताया था, एक जो होता है इधर आपके अग्रगामी होगा, एक जो होता है वो इधर आपके कौन सा होगा? तो एक आपके जो होगा वो कौन सा होगा? पश्चगामी होगा। मैंने कहा था कि अग्रगामी में सीएस पहले और यूसीएस बाद में दिया जाता है, पश्चगामी में पहले यूसीएस और बाद में क्या दिया जाता है? सीएस। अग्रगामी वापस 3 प्रकार का होता है जिसकी बात अपन ने कल कर ली थी। एक होता है आपके विलंबित। विलंबित में क्या होता है? आपके सीएस और यूसीएस के बीच में अंतराल जो होता है वो आपके कम होता है। एक होता है आपके अवशेष। अवशेष में क्या होता है? आपके सीएस और यूसीएस के बीच में अंतराल क्या होता है? तो दोनों के बीच में अंतराल अधिक होता है। एक होता है आपके जिसको कहा जाता है सहकालिक। सहकालिक में अंतराल होते ही नहीं है, इसमें सीएस और यूसीएस दोनों क्या दिए जाते हैं? आपके साथ साथ दिए जाते हैं। तो यही तो पूछा है, अनुबंधित यानी सीएस, अनअनुबंधित यानी यूसीएस, दोनों उद्दीपक एक साथ किसमें दिए जाते? क्रिया प्रसूत, सहकालिक, ऐच्छिक या सभी? तो ध्यान रखना ये सहकालिक अनुबंधन में दिए जाएंगे। कौन से अनुबंधन में दिए जाएंगे? आपके सहकालिक अनुबंधन के अंतर्गत दोनों चीजें आपके एक साथ में दी जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। सदृढ़ीकरण का मतलब समझ में आ गया? पुनर्बलन। सदृढ़ीकरण का मतलब क्या हो जाएगा? तो सदृढ़ीकरण का मतलब क्या हो जाएगा? आपके पुनर्बलन। अब देखो, सदृढ़ीकरण 2 व्यापक प्रकार के कार्यक्रम हैं। यानी कि सदृढ़ीकरण यानी कि पुनर्बलन 2 प्रकार के आपके कार्यक्रम है। कौन सा है? निरंतर और रुक रुक कर देना, अस्थिर और यादृच्छिक, प्राथमिक और माध्यमिक, निहित या स्पष्ट। ये कुछ नहीं होता है मेरे दोस्तों, 2 ही होता है। मैंने आपको बताया था कि पुनर्बलन के 2 अनुसूचियां हैं। पुनर्बलन की कितनी अनुसूचियां हैं मेरे दोस्तों? 2 अनुसूचियां हैं। एक को तो अपन कहते हैं सतत। सतत का मतलब ही क्या है? आपके निरंतर। और एक होती है आपके आंशिक यानी कभी कभी, और कभी कभी का मतलब होता है रुक रुक कर। यानी कि सदृढ़ीकरण या आपके पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। एक सतत हो जाएगा, तो दूसरा मेरे दोस्तों कौन सा हो जाएगा? दूसरा आपके आंशिक हो जाएगा। यह आपको यहां पे ध्यान रखना है। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है आपसे, भोजन रीइंफोर्सर के लिए है क्योंकि पैसा रीइंफोर्सर्स के लिए है। मतलब यहां पे आपको बताना है भोजन सकारात्मक रीइंफोर्सर यानी सकारात्मक पुनर्बलन के लिए है और पैसा नकारात्मक पुनर्बलन के लिए है। भोजन आपके नकारात्मक है और यह सकारात्मक है, यह प्राथमिक है और यह गौण है, यह गौण है या प्राथमिक है। देखो यहां पे आपके प्रेरकों की बात की गई है। आपको रीइंफोर्सर्स पूछा है, आपको रीइंफोर्समेंट नहीं पूछा है। जिसको पुनर्बलन दिया जाता है उनको प्रबलक कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? आपके प्रबलन या प्रबलक। प्रबलन या फिर उनको क्या कह सकते हैं अपन? प्रबलक। इन्हीं प्रबलन या प्रबलक को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? रीइंफोर्सर कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि रीइंफोर्सर प्रबलक जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक और एक होते हैं आपके, इनको गौण भी कहते हैं और द्वितीयक भी कहते हैं। गौण भी कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो? इनको द्वितीयक भी कह सकते हो। गौण या फिर कौन से होते हैं? आपके द्वितीयक। प्राथमिक में ऐसे आते हैं जो जीवन के लिए मूल हैं, जिनके बगैर अपन रह ही नहीं सकते, वो आपके प्रबलक मेन होते हैं। जैसे कौन कौन सा आ जाता है? भूख से जुड़ा हुआ, प्यास से जुड़ा हुआ,
नींद से जुड़ा हुआ, काम प्रति से जुड़ा हुआ, ये सब हमारे प्राथमिक प्रबलक कहलाते हैं। सेकेंडरी प्रबलक में कौन कौन से आते, द्वितीयक प्रबलक में कौन कौन से आते, तो द्वितीयक प्रबलक में ये सारे आते हैं आपके प्रशंसाएं, पुरस्कार, सम्मान, इज्जत, है ना, धन, दौलत, ये सब जो आते हैं वो कौन से प्रबलक में आते हैं, आपके सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, भोजन तो हमारा प्राथमिक है, भोजन हमारा प्राथमिक इन्फोर्सर्स के लिए है, क्योंकि पैसा गौण इन्फोर्सर्स के लिए है। तो यहां पे ये तो हमारा क्या कहलाएगा, प्राथमिक, और ये क्या कहलाएगा, अपना गौण। तो यहां पे आपका उत्तर सही हो जाएगा सी वाला। भाई कौन सा विकल्प यहां पे सही माना जाएगा, तो यहां पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। बताइएगा, स्किनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे, कार्यात्मक, संज्ञानात्मक, प्रयोगात्मक या व्यवहारवादी। ध्यान रखना, स्किनर आपके व्यवहारवादी थे। भाई कौन थे, आपके व्यवहारवादी। आपको यहां पे ध्यान रखना, ये सब व्यवहारवादी है। आपके पावलव है, वो भी क्या है, आपके व्यवहारवादी हैं। आपके स्किनर हैं, वो स्किनर भी एक आपके क्या है, व्यवहारवादी हैं। आपके जो थोरनडाइक हैं, थोरनडाइक भी क्या है, आपके व्यवहारवादी हैं। आपके वॉटसन है, ये भी क्या कहलाएगा, आपके व्यवहारवादी कहलाएगा। आपके गुथरी जो है वो भी आपके क्या कहलाएगा, आपके एक व्यवहारवादी कहलाएगा। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, आपके जो वुडवर्थ हैं वो भी क्या कहलाएगा, ये मन जो है, बोरिंग है, पिल्सबरी है, बोरिंग है, पिल्सबरी है, पिल्सबरी है, CL हल है। ये सारे विद्वान जो हैं वो आपके कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो ये सारे के सारे विद्वान जो होंगे वो आपके कौन सी कैटेगरी में आएंगे, इन्हीं के अंतर्गत आएंगे। चलिएगा अगला प्रश्न, एक शिशु चलना सीखता है, एक बालक जो चलना सीखता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, ट्राई एंड एरर, क्लासिकल एंड कंडीशनिंग थ्योरी, साइन लर्निंग थ्योरी, या आपके उपयुक्त सभी। देखो साइन लर्निंग थ्योरी आपके वो तो दी थी टोलमैन ने। भाई किसने दी थी, आपके टोलमैन ने। संकेत अधिगम का सिद्धांत किसने दी थी, आपके टोलमैन ने। कौन सा सिद्धांत कहलाता है, आपके संकेत अधिगम का सिद्धांत। इसमें बालक जो है वो आपके संकेत के माध्यम से अधिगम करता है। भाई किसके द्वारा, संकेत के द्वारा अधिगम करेगा। संकेत के द्वारा क्या करता है, तो यहां पे बालक आपके संकेत के द्वारा क्या करता है दोस्तों, अधिगम करेगा। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ये आपके जोर देती है आपके अनुबंधन पर। किस पर जोर देती है मेरे दोस्तों, आपके अनुबंधन पर। तो यहां पे प्राणी जो सीखेगा वो किसके द्वारा सीखेगा, तो यहां पे प्राणी आपके अनुबंधन के द्वारा क्या करेगा मेरे दोस्तों, अधिगम करेगा, या अनुबंधन के आधार पर जो है वो क्या करेगा, आपके अनुबंधन करेगा। ट्राई एंड एरर थ्योरी जो आपके किसने दी थी, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, वो आपके किसने दिया था, तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था थोरनडाइक ने। भूल का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था आपके थोरनडाइक ने। और इसी थोरनडाइक ने आपको बताया है मेरे दोस्तों कि बालक जो सीखता है वो कैसे सीखता है, अभ्यास से। जैसे जैसे अभ्यास की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे भूल, यहाँ त्रुटियां क्या हो जाती है, आपके कम हो जाती हैं, और व्यक्ति क्या कर लेता है, आपके अधिगम कर लेता है। इस चीज के ऊपर जो जोर दिया था वो किसने दिया था मेरे दोस्तों, तो वो किसने दिया था, तो वो आपके देने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था, आपके थोरनडाइक था। ध्यान रहे थोरनडाइक के बारे में दो चार बातें और भी आपको ध्यान रखनी है। इन दोनों विद्वानों की आज बात बहुत ज्यादा चली थी, वो कौन कौन सी चली थी, एक तो चली थी आपके थोरनडाइक की। ध्यान रखना, थोरनडाइक के आपके जो शोध का विषय था जिसके ऊपर इसने आपके एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वो जो शोध का विषय था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था आपके एनिमल इंटेलिजेंसी। क्या नाम था दोस्तों, तो क्या याद रखोगे, एनिमल इंटेलिजेंसी। इनकी प्रसिद्ध किताब क्या क्या नाम था मेरे दोस्तों, तो प्रसिद्ध किताब का नाम था आपके एजुकेशन साइकोलॉजी। किताब का क्या नाम याद रखोगे, तो किताब का नाम था इनके एजुकेशन साइकोलॉजी।
लो जी, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है ना। बिल्ली के ऊपर इन्होंने क्या किया था मेरे दोस्तों, आपके प्रयोग किया था। बिल्ली का प्रयोग इनका सबसे ज्यादा क्या माना जाता है, आपके प्रसिद्ध माना जाता है। इनको शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का आपके पितामह कहा जाता है। और इन्होंने आपके सीखने के नियम या प्रकार बताए थे, जिनकी संख्या आपके 8 थी। 3 इसमें से आपके मुख्य नियम थे, जिसमें एक था आपके तत्परता का नियम, एक था आपके अभ्यास का नियम और एक था आपके प्रभाव का नियम। 5 इन्होंने बताए थे आपके गौण नियम, और 5 गौण नियमों में एक था आपके आंशिक क्रिया का नियम, एक आपके आंशिक क्रिया, एक थी आपके बहुक्रिया, एक थी आपके साहचर्यता, एक थी आपके सादृश्यता और एक थी आपके मनोवृत्ति। ये इनके क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों, 5 इनके गौण नियम कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक आपके किस विद्वान की बात आज की क्लास में सबसे ज्यादा हुई थी, तो दोस्तों ध्यान रखना है, आज आपके क्लास में सबसे ज्यादा एक बात हुई थी, वो किसकी हुई थी, स्किनर की। किसकी हुई थी, स्किनर की। तो स्किनर के बारे में आपको ध्यान रखना है। सिद्धांत का नाम तो आपको पता ही है। एक तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने 3 संप्रत्यय महत्वपूर्ण बताए थे। एक बताया था शेपिंग या आकृतिकरण। पुनर्बलन का जब आप सही प्रयोग करते हो तो उसको शेपिंग या क्या कहा जाता है, आपके आकृतिकरण या सन्निकटीकरण भी कहते हैं। बहुत सारे इसके नाम है। एक इन्होंने जोर लगाया था आपके पुनर्बलन पर, जिसकी बात अपन ने बहुत बार कर ली। एक इन्होंने प्रणोद या अंतर्नोद का संप्रत्यय दिया था, इसके ऊपर भी बात अपन ने कर ली। आपको ध्यान रखना है, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि एक आपके अनुदेशन की मशीन बनी थी आगे जाकर के, जिसका नाम था अभिक्रमित अनुदेशन। इस अभिक्रमित अनुदेशन का जो निर्माण हुआ था वो आपके इसी सिद्धांत के आधार पर हुआ था। एक आपके टोकन करेंसी का जो निर्माण हुआ था, वो टोकन करेंसी का निर्माण भी आपके इसी सिद्धांत के आधार पर हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे आपका उत्तर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ट्राई एंड एरर थ्योरी, कि बालक जो चलना सीखता है वो अभ्यास और भूल के द्वारा सीखता है। पहले प्रैक्टिस करता है, गिरता है, वापिस उठता है, प्रैक्टिस करता है, गिरता है और वापिस उठता है। ये कुछ प्रश्न थे जो आपके स्किनर और थोरनडाइक से जुड़े हुए थे, जिसको अपन ने हल किया था। इसके बाद वाले क्वेश्चंस अपन कल की क्लास में करेंगे। टॉपिक वाइज चल रहे इसलिए थोड़े से धीरे चल रहे, इसके बाद में गति बढ़ जाएगी। मस्त रहो। क्लास तो बढ़िया लगी होगी, बढ़िया लगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करने में कोई कंजूसाई नहीं करें, क्योंकि मैं सबके कमेंट को लाइक करता हूं, है ना। यह आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में जो कुछ भी सीखा, जाना, पढ़ा, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी, हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखिए। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।